पटेल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देश में बड़ी महंगाई को लेकर अब विपक्ष केंद्र सरकार को लेकर आक्रमणशील भूमिका में है। वहीं जबलपुर में भी कांग्रेस द्वारा लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई का विरोध करने के लिए कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अर्थी जुलूस निकाला। इस अर्थी जुलूस में कांग्रेस कार्यकर्ता गैस की टंकी को और हाथों में महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर चल रहे हैं और बढ़ती हुई महंगाई के लिए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को दोषी ठहराकर नारे लगा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन को लेकर पूर्व विधानसभा क्षेत्र विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि आज आम जनता की कमर महंगाई से पूरी तरह टूट चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार मदहोश होकर सो रही है। देश और प्रदेश की दोनों सरकारें जिनको आम जनमानस के हितों का से कोई सरोकार नहीं, जनता पिस रही है, महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। लेकिन गजब की मस्ती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे है और नौजवान दर दर भटक रहा है। लेकिन निष्ठुरता की हद हो गई। इन तमाम बातों को लेके, आम जनता की समस्याओं को लेके जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि सैलानी जी के नेतृत्व में ये एक अर्थी जुलूस निकला है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ कुठाराघात हो रहा है। ऐसा कोई वर्ग बचा नहीं जिसके साथ सरकार छलावा कर रही है, छलावा ना कर रही है। स्थिति भयावह है, प्रदेश में अराजकता का वातावरण है। इन तमाम बातों के विरोध में आज ये अर्थी जलाई गई है। मध्य प्रदेश शासन की जलाई गई है। मध्य प्रदेश शासन के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री। अब वो अपनी समझ लें या प्रदेश सरकार की समझे, जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री हैं। बिजली के बिल जो 100-200 रुपये आते थे वो आज 5-5, 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं। कोविड काल में लॉकडाउन के 5 महीने आम जनता ने खून के आंसू को रोया है। उनके पास बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, स्कूल के अलावा बिजली के बिल भरने के लिए पैसे नहीं है। संपत्ति कर से लेकर अन्य कर जबरदस्त लिए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री राहत के नाम पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे आम जनमानस को राहत हो। उल्टा जबरदस्ती गाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। पता नहीं एक आदमी को गाड़ा नहीं है हमने आज तक।
और एक तरीके से कह लें कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि शेर की खाल पहन के भेड़िया शेर नहीं हो सकता। आपके 20 साल के शासन काल में ये अराजकता बढ़ी है, इसका मतलब 20 साल तक आप सोते रहे। ये तमाम बातें हैं जो मुख्यमंत्री के आचरण को भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। मध्य प्रदेश में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी रोजाना अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर शिवराज सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे। मंदसौर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल जारी है। अपनी हड़ताल में 13 दिन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने संविदा शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा नगर पालिका के सामने विगत 13 दिनों से जिले भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपने अनिश्चित नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते अब प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होती नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के सामने कोरोना फिर चेतावनी बनकर आना संभावित हो रहा है। बावजूद इसके संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की मांगे अब तक सरकार ने नहीं मानी है। बहरहाल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब तक हड़ताल पर है। जल रहा है ये हो गया सब जगह लगा दो 2-3 जगह लगा दो मैडम भपक जाएगा दूर बस सब जाओ वो कागज घूम लो चारों तरफ घूम लो। संविदा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद संविदा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद रखो पर रखो कन्या मानवी। किस तरह से आज आपने अर्थी निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया? आज हमने जिस तरह संविदा की अर्थी निकाली है, हम शासन से प्रिय मामा जी से यही चाहते हैं कि वो भी संविदा रूपी जो हमें संविदा बेस पे रख रखा है इसकी इसी तरह से अर्थी निकाल कर इसको खत्म करके हमें नियमित करें। आज 13 दिन है और आपने 13 दिन बाद ही अर्थी निकाली, ऐसा कोई प्लान था क्या है? ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर अब हम थक चुके थे इसलिए हमने इस संविदा रूपी को इस संविदा की अर्थी निकाल के इसे आज खत्म कर दिया। और हम मामा जी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि संविदा नीति को खत्म करे और हमें परमानेंट करे। क्या नाम आपका? रामकन्या मालवीय। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक दिए गए ज्ञापन फिर भी नहीं हुआ विकास। गोविंदपुरा विधानसभा की बदहाली को लेकर सामाजिक सहायक कल्याण संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 2023 के चुनाव को लेकर भी जहां भारतीय जनता पार्टी ताल से ताल ठोक रही है, वहीं गोविंदपुरा के हालात से हम सब वाकिफ हैं। जहां विकास की बात करने वाले विधायक के क्षेत्र में गली गली हालात खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है। गोविंदपुरा विधानसभा की जनता आंदोलन कर रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे समाज सेवी मृणाली सिंह सेंगर, दीपक गुप्ता आदि कई सामाजिक कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक विकास नहीं होगा हम धरने पर बैठे रहेंगे और फिर भी अगर शासन प्रशासन सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 2023 में हम कॉलोनी 150 से ऊपर कॉलोनी है। समाज सेवी महिला मृणाली सिंह सेंगर सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि इस समय से पहले विकास करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देखा गया है कि यहाँ पे आटा भी मसाया जा रहा है, दाल की व्यवस्था हो रही है। क्या स्थायी घर बना लिए गए यहाँ प्रदर्शन में? अवधपुरी खजूरी कला साहित्यिक विकास संघ के वरिष्ठ हमारे आदरणीय रघुवंशी जी, हमारे आदरणीय शुक्ला जी एवं मेरे साथ बैठे जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, ये सभी आदरणीय ने निर्णय लिया है कि जब तक इस जगह की विकास नहीं हो जाता और इस सड़कों की समस्या का हल नहीं निकल जाता तब तक यहाँ के लोगों ने अस्थायी घर का रूप धारण कर लिया है कि वो यहीं रहेंगे, यहीं बनाएंगे और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती लगातार संघर्ष करते रहेंगे। सर कहाँ पे प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या एरिया ये खजूरी कला जगह है, अवधपुरी खजूरी कला की जगह कहलाती है। और यहाँ मैंने आपसे पहले भी कहा 1995 के मास्टर प्लान, एक ही परिवार के लगातार विधायक महापौर सब रहे, मुख्यमंत्री तक रहे, उसके बाद भी हल नहीं हुआ इस समस्या का। इसीलिए यहाँ के आम जनता के साथ हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए सर। दीपक गुप्ता। नाम बताइए। मृणाली सिंह सेंगर। किस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हैं?
बाबू जी ने बताया ना, अभी हम लोग ये रोड के विकास के लिए, यातायात के लिए और बहुत सारी सुविधाएं नहीं है हमारे क्षेत्र में, इसके चलते हम लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे सभी लोग। इस मामले को लेकर क्या विधायक जी से मुलाकात की या सांसद जी से मुलाकात की? नहीं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, सभी को दे चुके हैं, व्यक्तिगत मिल चुके हैं जो ज्ञापन हो के जो बैनर सभी को हमने ज्ञापन दिया है, सभी को इसकी सूचना है, सभी लोगों को पता है कि हम लोग ये कर रहे हैं और ये बहुत आवश्यक है हमारे क्षेत्र के लिए। हमारा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो प्रदर्शन ही क्यों? और क्या करें, शांति से कर रहे हैं ताकि उन्हें ये बात जाए, उन तक, सबके तक जाए कि सुबह से हम लोग भूखे बैठे थे। बोलो आप भूखे बैठे इस एरिया में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कंडा ला के दिए हम लोग। इस एरिया में प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे ना कोई राजनेता रहता, ना कोई उनका घर है, ना कोई निवास है। ये प्रदर्शन सीएम हाउस या कोई बड़ी जगह पे क्यों नहीं? क्योंकि ये क्षेत्र है हमारा, इसी क्षेत्र को हमें विकसित करना है, इसलिए हम इस क्षेत्र पे बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि इधर से लोग जा आ नहीं रहे, सभी को दिख रहा है, कभी ना कभी तो कोई जाएगा और नज़र पड़ेगी हम पे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पड़ेगी। और उनको पता है सबको कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो बैठे नहीं हैं। अगर यहाँ का रोड विकसित होगी तो सभी को सुविधाएँ मिलेंगी ना, पूरे क्षेत्र को मिलेगी। संगठन में मैं संरक्षक हूँ और सकल समाज वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। यहाँ प्रदर्शन पे बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्या पूरा मामला है? आज तीसरा दिन है। आज सुंदरकांड भी हो रहा है यहाँ पे। हाँ, भगवान इनको अधिकारियों को, राजनेताओं को सद्बुद्धि दे, इसलिए हमने सुंदरकांड रखा है यहाँ। क्या है मामला? भोपाल में आपको सब पता ही है कि स्मार्ट सिटी के रूप में पूरे भोपाल को विकसित किया जा रहा है और ये एक उपनगर है भोपाल का, अवधपुरी खजूरी कजला क्षेत्र, और हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। क्या सुविधा नहीं? हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, बसें नहीं चलती। यहाँ से हमें 3 किलोमीटर जाना पड़ता है यदि कहीं शहर में जाना हो तो पैदल। यहाँ की महिलाएं दुखी हैं, यहाँ के वृद्ध लोग दुखी हैं, यहाँ के बच्चे लोग दुखी हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, चौड़ी चौड़ी जो सड़कें जो प्लानिंग में स्वीकृत हैं 20 साल हो गए अभी तक बनी नहीं है। नर्मदा की पाइपलाइन 2009 में डली है मगर एक बूंद पानी नहीं मिल रहा किसी को। सरकार का खर्चा भी हो चुका है, 2009 में सरकार ने खर्चा कर दिया, बड़ी अच्छी किस्म की पाइपलाइन डाली, भारत सरकार का से पैसा मिल गया था इनको, और मिट्टी में दबा दिया, पर जनता को 2 बूंद पानी नहीं मिल रहा। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग ने अपनी मॉक ड्रिल की है। इस मौके पर अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि आज प्रदेश सरकार के आदेश पर कोरोना की तैयारियों से निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड व सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा की जाँच की जाएगी। जहाँ डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 2 ASU प्लांट जिला अस्पताल में लगा हुआ है, वहीं एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी लगा हुआ है। वहीं स्टाफ को 3 लहरों का अनुभव हो चुका है। वहीं वैक्सीन की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में है। जी, शासन के निर्देशानुसार आज मॉक ड्रिल की जा रही है। कोविड की तैयारियों को देखते हुए हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सबसे पहला ऑक्सीजन है कि उसकी उपलब्धता बनी रहे, ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में रहे। स्टाफ हमारा वैसे भी ट्रेंड है क्योंकि 3 लहरों का सामना हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऑक्सीजन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 2 ASU प्लांट यहाँ लगे हुए हैं जिला अस्पताल में। एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट हमारे पीछे दिखाई दे रहा आपको, ये 6 KL का है, तो जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा उपलब्ध हो जाएगी इस बार। इसके अलावा दवाइयों की उपलब्धता, पलंग की उपलब्धता, स्टाफ की ट्रेनिंग हमने पिछले 1 साल में करीब 4 से 5 बार स्टाफ की ट्रेनिंग कोविड के लिए की है, जबकि कोई ऐसी लहर की संभावना नहीं थी, लेकिन स्टाफ का ओरिएंटेशन लगातार हम लोग करते रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो अभी कोवैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध है। बाकी 2 कोविशील्ड और कॉर्बावैक्स के लिए हमने डिमांड भेजी है। जैसे ही उपलब्ध होगी तो हम जनता को इसकी बूस्टर डोज के लिए उपलब्ध करा देंगे। जनता को डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल को वो वैसे ही फॉलो करें जैसे हमने पिछली 2 से 3 लहरों में उसको फॉलो किया था। वही बचने का सबसे अच्छा उपाय है। मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, भीड़ ना लगाएं, कहीं भीड़ भरे स्थान पे कम से कम जाएं और समय समय पर हाथ धोते रहें। सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, ये तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है कि अगर कोरोना की कोई वेव्स आती है तो हम कैसे उससे निपटेंगे। मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है,
जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि विक्टोरिया में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्वयं का चालू कर दिया है। पिछली बार हम लोग रिसाई से प्लांट से लेके आते थे ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट करते थे। सिहोरा में भी एक प्लांट लगा लिया तो हम खुद का प्रोडक्शन करने लगे। जैसे आप ये देख रहे हैं पीछे 6 KL का 6000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट है, लाके सीधे इसमें हम भर सकते हैं और यहाँ से हम अपने छोटे छोटे जम्बो सिलेंडर खुद ही भर सकते हैं। तो ये आज की स्थिति में ये उनके पास इतनी ऑक्सीजन है कि खुद तो उपयोग कर ही सकते हैं, अन्य हॉस्पिटल्स को भी हम दे सकते हैं ऑक्सीजन। ट्रेंड स्टाफ है, बेड पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयाँ का कोई इशू नहीं है। तो कोरोना की अगर कोई वेव्स आती है ऐसी, उसके लिए प्रशासन जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। लोगों से बस पुनः एक बार और यही निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। अगर उन्हें लगता है कि कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल हॉस्पिटल आकर डॉक्टर को दिखाएं। हम सावधानी रखेंगे तो कोरोना से लड़ना बहुत ईजी है। रीवा पुलिस की नाक में दम कर चुके चेन स्नैचरों की गैंग आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। यह गैंग शहर के चेक चौराहे पर साथ में पास में कॉलोनी की गलियों से गुजरने वाली महिलाओं को चेन स्नैचिंग का शिकार बना रही थी। शहर के भीतर एक के बाद एक हो रही वारदातों के बाद भी पुलिस बदमाशों का सुराग नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में बदमाशों को पकड़ने के लिए एसपी ने इसे चैलेंज के रूप में किया और 4 थानों की पुलिस एक टीम बनाकर गैंग को पकड़ने के लिए निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने गैंग के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 4 तोला सोना सहित वारदात में प्रयुक्त होने वाले चोरी के बाइक भी बरामद की गई। दरअसल यह खुलासा रविवार को रीवा एसपी नवनीत भसीन ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। रीवा पुलिस एसपी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्जन भर से अधिक चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग रहा था। ऐसे में वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और बदमाशों के हुलिये के आधार पर शहर में बिना नंबर की बाइक से घूम रहे संदेहियों की जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि शहर के भीतर हुई 15 चोरियों की वारदात को कबूल किया। रीवा जिले में विगत लगभग 4-5 माह में हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का आज हमारी टीम ने पूरे उस गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस घटनाओं को लेके हमारे एडिशनल एसपी और सीएसपी लगातार प्रत्येक घटनास्थल पर गए थे। प्रत्येक उन्होंने फुटेज कलेक्ट किए और लगातार उनका होमवर्क रहा। इसके चलते सफलता इस पूरी टीम को मिली है। इसमें 15 चेन स्नैचिंग की घटनाएं इनके द्वारा अभी तक कबूली जा चुकी हैं और अभी हमारी पूछताछ इनसे जारी है। इन 15 घटनाओं में 8 घटनाएं समान थाने की हैं, 5 विश्वविद्यालय थाने की, 1 सिविल लाइन और 1 अमैया थाने की घटना है। अभी इन लोगों से और पूछताछ की जाएगी। बाकी जितने हमारे थाने हैं उनकी घटनाओं को भी हम लोग चार्ट बना रहे हैं, उनकी पेंडेंसी को भी ले रहे हैं, उसमें इनकी भूमिका क्या थी। अभी तक की पूछताछ में 6 लोगों का ग्रुप सामने आया है जो हमेशा 2 या 3 की संख्या में आते थे। हर बार अलग लोग आते थे और वो 2-3 लोग यहाँ आकर घटना करते हुए उसके पश्चात सतना वापस चले जाते थे। ये सभी 6 लोग सतना ज़िले के निवासी हैं और सतना ज़िले में इनका जिन थानों में निवास स्थान है वहाँ पर भी हम लोग संपर्क में हैं और वहाँ भी आपराधिक रिकॉर्ड इनका ज्ञात किया जा रहा है, जिससे कि उस रिकॉर्ड को भी इनके केस डायरी में शामिल कर सकें। इसके साथ ही हम दमोह, कटनी, सतना 3 जिलों के एसपी साहिबान के संपर्क में हैं। उन तीनों जिलों के एसपी साहिबान को हम इनके फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, फ़ोन नंबर शेयर कर रहे हैं, जिससे वहाँ की इनकी आशंका है जिन घटनाओं में लिप्त होने की, तो वहाँ की घटनाएं भी ट्रेस हो सकें। तो पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी टीम को हम पुरस्कृत भी करेंगे और जो भी आगे पूछताछ होगी, कल जो भी डेवलपमेंट होगा और घटनाओं की जानकारी मिलेगी, नई घटनाएं प्रकाश में आएंगी, उसको भी हम कल आपको प्रेस नोट के माध्यम से शेयर करेंगे। आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार प्रत्येक घटना पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने न सिर्फ जो कैमरे पुलिस के हैं अपितु पैदल भ्रमण करके मोहल्ले और कॉलोनी में जो कैमरे लगे थे उनसे भी सहयोग लिया। और परसों की घटना के पश्चात जब हमको सूचना मिली तो वहाँ जो हम लोगों ने फुटेज कलेक्ट किए तो एक मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति का
नाम उसमें आया। उसको ट्रेस करने के क्रम में जब हम लोगों ने अपना होमवर्क किया तो उससे पूरी लिंक हमको मिलती गई और पूरा गिरोह हमारी गिरफ्त में आ गया। माल भी बरामद हुआ है? अभी माल इनसे बरामद होना शेष है। जिसके पास माल है वो व्यक्ति आइडेंटिफाइड है, उसका ठिकाना आइडेंटिफाइड है और उसके लिए हमारी 2 टीमें ऑलरेडी अभी रवाना है। उसका कल तक उसका वेट करते हैं क्योंकि अभी उसका नाम ओपन करना ठीक नहीं रहेगा। तो सारा माल लेकर वो चंपत है? नहीं, ये माल उसको बेचते थे, साथी नहीं है इनका। मैं उसके बारे में कल ही बताना उचित समझता हूँ। युवा राजा कल्याण समिति शाहपुरा भोपाल राजकुमार मालवीय को युवा रजक कल्याण समिति के दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। राजकुमार मालवीय के द्वारा समाज के प्रति ईमानदारी से जो कार्य किया गया है उस कार्य को देखते हुए समाज ने उन्हें पुनः निरोध अध्यक्ष चुना गया है। समिति के सदस्य और समाज के लोगों ने उन्हें पुष्पमाला पहनाकर शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया। सर, आपको समाज ने पुनः दोबारा अध्यक्ष निर्विरोध चुना है, क्या विकास कार्य थे जिसके बदले आपका अध्यक्ष दोबारा चुना गया? ये तो आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट बार बना था तो आप ही आए थे, आपको लगा था फर्स्ट बार में और सेकंड बार में, तो ये समाज का आशीर्वाद है। मैंने कुछ कार्य किया नहीं किया ये तो समाज को लगा होगा और उनको कुछ लगा होगा, जब तो उनने आज मेरे को चुना है। और मैं आगे भी ये चाहता हूँ कि समाज के कार्य में मैं इससे अच्छा और कर पाऊँ। सर, लगातार देखने में आया कि कोई भी समाज हो या संगठन हो, चुनाव होते हैं और आमने प्रतिबंधित सामने होते हैं, लेकिन पहली बार आपके समाज में ऐसा देखा गया कि निर्विरोध चुना गया है, तो किस प्रकार आगे समाज को विकास धारा में जोड़ेंगे? मैं चाहूँगा कि अब जो मैंने किया है उससे और अच्छा करूँगा। अभी जैसे हमारे भैया जी ने बताया है कि इनका कोई तय नहीं किया जाए कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए, ये कार्य के ऊपर होता है बोले, तो मैं उनके जो आश्वासन है उसको खरा उतरूँगा और समाज का जो भी मेरे से बनेगा अच्छा करूँगा। सर, सरकार से कोई अपेक्षा भी रखती है समाज? सरकार से तो जैसे कि हमारे पार्षद जी आए हैं तो वो भी हमारा साथ देते हैं और हमसे सरकार से जो भी हम मदद मांगते हैं हमें मिलती है। सर, 2023 के चुनाव में होने वाले, क्या समाज भागीदारी भी निभाई चुनाव में कोई टिकट को लेकर? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सर, निर्विरोध चुने गए तो किस प्रकार समाज को धन्यवाद देंगे? बस मैं तो आशीर्वाद चाहता हूँ समाज का कि सब बना रहे मेरे ऊपर। सर, देखा है रात का ठंडी का मौसम है, सब जनप्रतिनिधि यहाँ पे खड़े आपके स्वागत के लिए तैयारी में, रात को 10 बज रहे, लेकिन फिर भी आदमी ठंड में आपको माला से माला पहनाया जा रहा है, क्या वजह जो इतना प्रेम है आपके प्रति? ये समाज का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ये आपको भी लगता होगा कि देखा होगा, आप भी कार्यक्रम में जाते हैं ऐसे देखते हैं, लेकिन ठंड में देखो 10 बजने वाला है और बच्चे से देखो, बूढ़े से देखो, भाई माता बहनों से देखो, ये आशीर्वाद मेरे को मिला है समाज से और मैं चाहूँगा समाज से कि बस आशीर्वाद बनाए रखें मेरे। सर, आज जश्न मनाया जा रहा है, खुशी का माहौल है, दोबारा राजकुमार जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। देखो, इसमें तो कोई बात तो कहने की है ही नहीं कि अध्यक्ष दोबारा बनाया गया, क्योंकि जिस प्रकार इनने काम किया उस प्रकार देखते हुए समाज ने वापस चुना। इसमें क्योंकि 60-70 लोग हम लोग बैठक में थे, कुछ लोगों ने मना भी करा, 50-60 का हाँ भी था, तो हमारा तो कोई नाम है ही नहीं कि हम बोल दें कि भैया मत बनाओ। महेंद्र जी का क्योंकि कोई खुशी ऐसी होती है कि मतलब कोई दिलचस्पी होती है काम करने में, तो ऐसी दिलचस्पी मेरे पिता तुल है। राजकुमार मालवीय जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी की कृपा है कि खूब आगे तक जाएं। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी, जैसे कि हमारा देखा जाए जो एक कार्यालय था जो कि कोई कोरोना काल के लगते हुए बेच दिया गुपचुप में, उसके पीछे हम लगे हुए निरंतर और वो बहुत जल्दी से निर्णय आएगा और उसके पीछे भी हमारा काम है। सर, सतत राजकुमार जी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लगता है राजकुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठन जो कार्यालय की आवश्यकता वो वापस मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? कर खुद को इतना बुलंद कि आसमान खुद से पूछे कि तेरी रजा क्या है, तो हमारी रजा तो हमारे कार्यालय है, उसको हम पालेंगे तो समाज ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि समाज कोई गुंडा बदमाशी कोई ऐसी चीज़ें करे तो कहाँ से कोई आदमी आएगा? किसी को पैसे दे दिए तो चले मत जाना, ये चीज़ें तो सही नहीं कर पाएंगे। ये है कि निरंतर हम लोग लगे हैं,
आएगा भी, चोर भी फंसेगा जंगल में, सबूत भी छोड़ के जाता है। क्या बात है। सब चीज़ें सामने आएगी। हम लोग लगे हैं, कुछ लोग डर जाते, कुछ लोग लड़ते। अब ये है कि JRP है साथ, तो लड़ेंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। इसलिए मैं राजकुमार मालवीय जी को, मेरे चाचा को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और खूब अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बने और आगे भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ऐसी हमारी कामना है। दीदी, किसी भी समाज को, संगठन को, परिवार को चलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजकुमार जी निर्विरोध दोबारा चुने हैं, किस प्रकार आपने सहयोग करा? उनके कार्यकाल को देखते हुए हम लोगों को लगा कि और भी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने फिर से उन्हें मौका दिया है कि हमारे समाज को एक नई दिशा देंगे और वो दे भी रहे, इसलिए उनको वापस हमने चुना है। और मैं उनसे अपेक्षा रखती हूँ कि हमारे समाज को और भी बहुत अच्छी दिशा प्रदान करेंगे और मैं उनके साथ मातृशक्ति के साथ जाने का हमारा हमेशा सहयोग रहेगा। जो भी सहयोग हमसे बनेगा, हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हुए कंधे से कंधा मिला के, जहाँ पर भी मातृशक्ति का सहयोग लगेगा बिल्कुल खड़े हैं हम उनके लिए। और निर्विरोध इसलिए चुने गए कि उसके लायक है, वो निर्विरोध के लायक। उनका विरोध इसलिए नहीं हुआ कि उनने काम अच्छे किए हैं, यदि विरोध उसका होता है जो काम नहीं करता। यदि उनने काम किया है तो विरोध नहीं हुआ। जय, नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम अनीता वर्मा है और मैं छोटी सी हमारे समाज की समाज सेविका हूँ। धन्यवाद। दीदी, नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम कविता वर्मा है, एडवोकेट भी हूँ, एडवोकेट कविता वर्मा। दीदी, ठंड का मौसम है, रात को 10 बज रहे हैं, क्या वजह है जो राजकुमार जी के स्वागत के लिए आप इतनी रात में यहाँ खड़े? भैया ने अच्छा काम करा, इसलिए उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आगे और भी अच्छा काम करे और महिला शक्ति उनको भी आगे जोड़े और साथ में इनके साथी उनको भी और आगे जोड़े। बस यही उम्मीद है। क्या महिलाओं की भागीदारी भी आप संगठन में सुनिश्चित की जानी चाहिए? हाँ, महिला अभी जैसे कम जुड़ी है और हम चाहते हैं कि और आगे जुड़े महिलाएं। कोविड-19 संक्रमण की चौथी लहर की संभावना के दृष्टिगत आज 27 दिसंबर 2022 को संपूर्ण देश में अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा और मॉक ड्रिल किया गया। जिला चिकित्सालय पन्ना में भी व्यवस्थाओं की समीक्षा और मॉक ड्रिल संपन्न हुआ। इस दौरान कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी VAS, उपाध्यक्ष सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि जिला अस्पताल में 100 बेड का सुव्यवस्थित कोविड-19 वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट, दवाओं का स्टॉक, प्रशिक्षित स्टाफ और संपूर्ण व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जो कमियां हैं उन्हें भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये कोविड का वार्ड है और नॉर्मल ICU वहाँ पर नीचे, नॉर्मल ICU वहाँ कितने बेड हैं? 10 बेड। यहाँ वेंटिलेटर चलाएगा कौन? कंसल्टेंट हो रही है इसके चलाने की आउटसोर्सिंग व्यवस्था करिए वेंटिलेटर चलाने की। और आपका पोर्टेबल एक्सरे मशीन आ गई, पोर्टेबल, बैक साइड का, मतलब यहाँ ला के मशीन यहाँ और पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन, सोनोग्राफी पोर्टेबल होगी है। मेरे पास 3 पोर्टेबल एक्सरे और 2 सोनोग्राफी है और 2 पाइपलाइन है। और क्या पोर्टेबल हो सकता है? क्या तैयारी और क्या हॉस्पिटल का निरीक्षण? आज पूरे देश में मॉक ड्रिल हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्थाएं हैं, कोरोना की अगर चौथी लहर आने की संभावना अगर है तो उससे लड़ाई के लिए कितनी हमारी अस्पतालों में तैयारी है। प्रदेश सरकार के निर्देश पे आज हम लोगों ने ज़िले के सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल, इन सब जगहों पे कोविड की तैयारी के लिए सारी समीक्षा की गई, सारा मॉक ड्रिल किया गया। ऑक्सीजन प्लांट, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है। 100 बेड वार्ड ऑक्सीजन के हमारे फंक्शनल हैं और 10-10 बेड के 2 ICU हमारे फुल्ली फंक्शनल हैं और कोविड की जो फीवर क्लिनिक हमारा फंक्शनल है। जो भी इसमें छोटी मोटी और कमियां वार्ड में, थोड़ी बहुत मरम्मत, साफ़ सफाई, वो भी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और दवाइयों का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। बिजली की और बाकी आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कोई भी इमरजेंसी स्थिति में अगर पावर कट होता है तो इमरजेंसी पावर बैकअप 2 तरह का है। CCTV फंक्शनल है, ऑक्सीजन की बेड्स पे सप्लाई पूरी तरह फंक्शनल है। इस प्रकार कोविड से संबंधित कोई भी आकस्मिक परिस्थिति के लिए जिला प्रशासन पूरे ज़िले में हर अस्पताल में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई।
जबलपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस के द्वारा बेशराब और अनैतिक गतिविधियों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में देर रात 3 बजे गोरखपुर पुलिस को सूचना मिली कि गोरखपुर क्षेत्र के ऋतिक अपार्टमेंट में रहीस जादव के द्वारा रेप पार्टी की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में शराब परोसी जा रही है। जहां सूचना पर गोरखपुर पुलिस के द्वारा टीम गठित करते हुए अपार्टमेंट में दबिश दी गई, जो मौके पर रहीस जादव महिलाओं और युवतियों के साथ पार्टी करते हुए नजर आए, जिसमें भारी मात्रा में मौके से शराब और नशे की अन्य वस्तुएं पाई गई। वहीं पुलिस की रेड के दौरान मौके पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब व नशीली वस्तुएं जब्त करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में व्यापारी, डॉक्टर, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के लड़के, महिला और युवतियों के साथ शराब पार्टी में संलिप्त थे। वहीं पुलिस ने 10 के विरुद्ध कार्रवाई की है। इधर आ बे, लाइट चालू कर, इधर पे लाइट चालू कर, इधर। अरे वहां रहो ना एक आध आदमी। ये इधर पीछे सर, ये सर ये पूरा तू इसको हटाओ, नहीं तो इसको हटो ना यार, क्या तुम फालतू कर रहे हो? पुलिस वाले की फैमिली को बिलोंग करता हूं, कैसे बात कर रहे हैं? चलो उधर चल, पुलिस वाले की फैमिली को बिलोंग करता है। मैं एआईजी राजेश तिवारी जी का बेटा हूं। हां ठीक है, मेरी बात सुन। चलो उधर चल, एआईजी राजेश तिवारी का बेटा है। सर मैं बात कर रहा हूं। अरे घंटे में क्या राजेश तिवारी बड़ी क्या नहीं तो बाहर चलो, बना रहे हो ये? हाँ वीडियो बन रही तो सिग्मा 71 कंट्रोल, थोड़ा 2-3 पेट्रोलिंग को तो भेजो यहाँ पर। सेवन 11 कलारी के पीछे साइड में। ठीक है, तलाश कर रहा हूँ, हमारे सामने करो ना। बिल्कुल कर रहे, तुम्हारे सामने ही करेंगे भाई, तुम्हारे सामने ही करेंगे, पीठ पीछे नहीं करेंगे। बिल्कुल थैंक यू, समझ गए? सर तू उधर खड़ा हो जाने, तो मैं सर अभी लपाड़ा शुरू कर दूंगा। समझ गया? आराम खोर, नहीं तो ये क्या बताना चाहता है? ये जी तिवारी के रिश्तेदार हूँ। सर मैं बेटा हूँ, मुझे लपाड़ा मार दीजिए। बेटा तो बेटा सर, मैं एआईजी राजेश तिवारी जी का बेटा हूँ, रिटायर्ड एआईजी राजेश तिवारी। हाँ हो गया रहा है सर, आप मुझे मार रहा है, आप मुझे मार, क्या ना तेरा? आप राहुल तिवारी। चूतिया नहीं तो सर, मैं चूतिया हूँ, आप मुझे मार दीजिए, लेकिन सर अभी अपन जाओ, पार्टी बंद कर देते हैं सर। ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओ भाई साहब, तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। क्षमा मांग लेता है, कर देता हूँ। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक बार मेरे घर से बात कर लिया, अगर आपको यकीन ना हो। नहीं, हमको नहीं बात करनी, किसी से बात नहीं करनी। अरे सर आप कैसी मतलब छापे की कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है, कौन लोग पकड़े गए हैं और क्या बरामदगी हुई है इसमें? अभी 27 दिसंबर की रात्रि 3 बजे के आसपास एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि बहुत ज़ोर से डीजे और साउंड सिस्टम के बजने की आवाज़ आ रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा वहां पर जाके छानबीन की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ लड़के और लड़कियां मिलके वहां पर पार्टी कर रहे हैं और वहां पर से शराब की बॉटल्स और साउंड सिस्टम और डीजे सिस्टम वगैरह हम लोगों ने वहां से जब्त किया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को पकड़ा है करीब? काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे, परंतु काफ़ी सारे लोग वहाँ से भाग गए। जिन लोगों को हम लोग पकड़ के लाए हैं, कुल 12-13 लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि वहाँ रैप पार्टी हो रही थी, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल भी हो रहा था, क्या इस तरह की बातें पुलिस के सामने आई हैं? इस तरीके की बातें अभी तो सामने नहीं आई हैं, बाकी अभी मुलायजा के बाद जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पार्टी में कुछ महिलाएं भी शामिल? जी, कुछ महिलाएं शामिल थीं, पर वो हम लोग के जाने से पहले ही वहाँ से चले गए थे। हम लोग को जो लोग मिले हैं उन्हें हम थाने पर लाके कार्रवाई कर रहे हैं। उनके पास से कोई जब्ती नहीं? उन लोग के पास से कोई जब्ती नहीं मिली है, परंतु उस स्थान से जो भी हमें शराब की बॉटल्स वगैरह मिली उनकी हमने जब्ती बनाई है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर हैं।
और अनशन कर रहे हैं। प्रदेश भर के करीब 32,000 संविदा कर्मचारी हड़ताल पे हैं और इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री का जेपी अस्पताल के दौरे के दौरान घेराव किया गया, जिसके चलते पुलिस ने इनमें से 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया और रस्सी से बांध करके ले गए। इन्हीं कर्मचारियों में से 8 को जेल भेजा गया है। इन सब मामलों को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इन कर्मचारियों से मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा आज इनके बीच पहुंचे और उनसे बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इनकी मांग को विधानसभा में भी उठाया और 2023 में अगर हमारी सरकार आई तो हम उनकी मांग पूरी करेंगे। मध्य प्रदेश शासन कर्मचारी क्षेत्र में निवास करने वाले और उनका विधानसभा क्षेत्र भी यही लगता है, हमेशा कर्मचारियों के हितैषी रहे। श्रद्धेय पीसी शर्मा जी, हमारे 8 साथियों मध्य प्रदेश भैया जरा इनको आंदोलन नहीं, इनका नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं हम लोग आने का। यहाँ तुम लोग हो ना यहाँ पे। देखिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी पिछले 15 दिनों से यहाँ पर हड़ताल पर हैं और बड़ी सिंपल सी मांग को लेकर, डिमांड को लेकर सरकार से बात कर रहे हैं। सरकार सुनवाई करने के बजाय डंडे मार रही है, रस्सी बांधकर घुमा रही है और इतनी बर्बरतापूर्ण आचरण सरकार का है, पुलिस का है, होम मिनिस्टर का है कि एक कर्मचारी बीमार हो गया, उसको पैरालिसिस हो गया। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर जब कोविड जैसी महामारी हमारे प्रदेश में आई तो इन लोगों ने इस प्रदेश की जनता की सेवा की। अपनी सेवाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर कर्मचारी बीमार लोगों की मदद की सेवा करने का काम किया। ये वही कर्मचारी हैं जिन पर शिवराज सिंह चौहान जी फूल बरसाते थे और 2 साल बाद उन्हीं कर्मचारियों को डंडा मारने का काम शिवराज सिंह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मांगों को लेकर, हमारे पीसी शर्मा जी मेरे साथ पीछे खड़े हैं, हमने विधानसभा में इस बात को रखा, विधानसभा के पटल में विशेष अधिकार लेकर आए और कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी अपने वचन पत्र में इनकी मांगों को लेकर बात की है। राजस्थान सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार है, हमारे सरकार ने नियमितीकरण करने का काम कर दिया है। मध्य प्रदेश में हमने अभी हमारे साथियों से बात की, बहनों से बात की है। 2023 में जब सरकार आएगी तो हम निश्चित रूप से हमारे कर्मचारी साथियों को ये वचन देते हैं कि उनकी मांगों को हम पूर्ण करेंगे, उनको नियमितीकरण करेंगे। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।